हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इम्पैक्ट डाला। उन्होंने हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्टैग्नेट कर दिया था, हमारी ग्रोथ नहीं होने दी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो अब हम इस वीडियो में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिशर्स ने बहुत सिस्टमैटिकली हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया था। उन्होंने हमारे पॉपुलेशन को फोर्स किया था कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाएं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, हमारे इंडिया की 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, थैंक्स टू द ब्रिटिश। तो इस चीज़ को कि इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करके लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर में भेजना, इस चीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। और जो ब्रिटिशर्स ने किया वो टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। उन्होंने इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया। अब इसका मतलब क्या था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फार्मर्स को बोला कि वो सिर्फ यहाँ रॉ मटेरियल उगा सकते हैं। उन्होंने उनको रॉ मटेरियल के लिए हाई प्राइसेस दिए, कैश क्रॉप्स के लिए, जो हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इसीलिए इंडिया में रॉ मटेरियल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। उन्होंने और किसी इंडस्ट्री को उभरने ही नहीं दिया। तो ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ था, ना हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग टूल्स थे कि हम लोग खुद से रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया कि वो रॉ मटेरियल यहाँ प्रोड्यूस करते थे, यहाँ से ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लेके जाते थे और वापस यहाँ आके उन प्रोडक्ट्स को बेचते थे। अब इसमें ब्रिटिशर्स का फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स जाते थे वो बहुत सस्ते में जाते थे और जो गुड्स हमें मिलते थे वो महंगे मिलते थे। तो प्रॉफिट यहाँ ब्रिटिशर्स का हुआ कि उन्होंने हमसे सामान तो सस्ते में ले लिया पर हमें बेचा उतना ही महंगा। तो इस चीज़ को हम फीडर इकोनॉमी भी कहते हैं, जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया एक फीडर इकोनॉमी बन चुकी थी जो सिर्फ ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स फीड किया करती थी। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ने एक टैरिफ पॉलिसी चालू करी थी। अब ये टैरिफ पॉलिसी क्या थी? इस टैरिफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटेन में ट्रेड करने के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। हमारे पास फ्री ट्रेड थी ब्रिटेन तक के लिए। ब्रिटेन में ट्रेड करने के लिए ना तो हमें टैक्स देना पड़ता था, ना हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस थी। इस पॉलिसी का दूसरा पॉइंट ये था कि ब्रिटेन के अलावा कहीं भी एक्सपोर्ट करने में हमें हैवी ड्यूटीज़ लगती थी। अगर हम किसी और कंट्री में अपने गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते तो हमें इतनी ड्यूटी लगानी पड़ती थी कि सामने वाला मना ही कर देता था, वो इतना महंगी हो जाती थी चीज़। तो उसके बाद हमारे रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन जाते थे, उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स बन के आते थे उन पे भी कोई ड्यूटी नहीं थी। तो बेसिकली इस टैरिफ पॉलिसी ने हमारे इंडिया को एक लूज़ लूज़ सिचुएशन में डाल दिया था। ना तो हम दूसरी कंट्रीज से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते थे, जिस एक कंट्री से हम ट्रेड कर सकते थे वो हमें खुद लॉस में डाल रही थी और खुद का प्रॉफिट कमा रही थी। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से आने वाली गुड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ब्रिटेन तक एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। और हैवी ड्यूटीज़ ऑन इंपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, किसी भी और कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत हैवी ड्यूटीज़ लगानी पड़ती थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। पहली बात तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ होती क्या है? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स बनाती हैं, जो हमारे लिए मशीन्स बनाती है, जो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग टूल्स बनाती है। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोले, कोई खुद की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री खोले, क्योंकि अगर इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ खुल जाती तो वो खुद यहाँ अपने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बना लेते।
बट ब्रिटिशर्स ने हमारे कभी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट करी ही नहीं, ना उन्होंने इन्वेस्ट किया। उनको केयर नहीं थी कि हम लोग क्या ग्रोथ करते हैं क्या नहीं, उन्हें बस अपने मतलब से मतलब था। तो वो अपना मतलब निकाल रहे थे, वो बस यही चाहते थे कि इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनी रहे, तो उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट, नो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑब्वियसली अगर हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ ना के बराबर थी। और यही ब्रिटिशर्स चाहते थे, क्योंकि उन्हें इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी ही रखना था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का यहाँ बहुत लिमिटेड रोल हो गया था, क्योंकि पब्लिक खुद ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स लेने लगी थी। ऐसा क्यों हुआ था ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, दैट इज़ चेंज इन डिमांड। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की डिमांड बहुत चेंज हो गई थी। जो ब्रिटिशर्स गुड्स लाते थे, जो कपड़े बनते थे, जो ट्रेंड्स आते थे, वो सब सस्ते थे, क्योंकि जो इंडिया में हैंडमेड गुड इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत महंगे में बेचती थी। अब आप खुद सोचिए, एक टी शर्ट जो होती है उसको अगर आप हाथ से बनाओगे तो कितना टाइम, कितनी मेहनत लगेगी, तो वो महंगी मिलती थी। बट जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे, जो ब्रिटिशर्स के कपड़े थे, वो सस्ते में आते थे, क्योंकि वो एक दिन में 1000 टी शर्ट निकाल देते थे, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग टूल्स थे, मशीन्स थी। तो वो जितना महंगा इंडिया के प्रोडक्ट्स होते थे उतने ही सस्ते ब्रिटिशर्स के मिल जाते थे। तो इसीलिए फिर लोगों ने वही गुड्स खरीदने शुरू कर दिए। सब लोगों को वेस्टर्न स्टाइल की आदत हो गई, सब लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया। तो जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो बिल्कुल गिर गई थी, क्योंकि अब इंडिया में किसी को इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए ही नहीं थे। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज। अब रेलवेज तो अच्छी चीज़ है, बट इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज तो बना दी, बट वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए बनाई उन्होंने, कि बस ब्रिटिश गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे, कि एक गुड यहाँ से यहाँ, बट इंडियंस को वो यूज़ करना अलाउड नहीं था। अब एक तो हाथों से बनाई हुई चीज़, इतने दिन इतने हफ्ते लगते हैं, उसके बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में उस चीज़ को, उस ऑर्डर को कितने महीने लगते होंगे, क्योंकि आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ना रोड्स अच्छी बनी हुई थी इंडियंस के लिए, ना हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ थी, ना रेलवेज थे, ना पोर्ट्स थे। जो सब था वो ब्रिटिशर्स अपने लिए यूज़ करते थे, उन्होंने इंडियंस को कुछ यूज़ करने की परमिशन नहीं दे रखी थी। तो रेलवेज का नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स तो अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर लेते थे, बट इंडियंस उतना ही पीछे चले गए कि ना तो वो, एक तो उनके प्राइसेस महंगे, ना तो वो टाइम पे गुड्स दे सकते हैं। तो यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बैकवर्ड चला गया हमारा। अब जो ब्रिटिशर्स ने ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। ब्रिटिशर्स से पहले हमारा जो इंडिया था उसमें जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी हमारी, उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट था। मतलब हर कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में था या एग्रीकल्चर में था। यहाँ दो ही पॉसिबल चीज़ें थी, क्योंकि यही दो सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में चलती थी। तो एग्रीकल्चर में तो थे ही सब, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट में थे उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। कैसे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियाँ ठप पड़ गई, एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंड ऑन अ मास स्केल। अब जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें तो रोटी अपनी खानी थी, तो अनएम्प्लॉयड व फोर्स टू गो इन एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिशर्स का प्लान था कि वो लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने लोग एग्रीकल्चर में भेज सकते हैं भेजे, ताकि रॉ मटेरियल्स और बने और उनको सप्लाई मिले और वो लोग मैन्युफैक्चर करें और वो लोग अपना प्रॉफिट कमा सकें। सो दूसरी चीज़ क्या हुई, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब इसका मतलब क्या था, हमारे इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट्स के बजाय फॉरेन गुड्स बहुत आने लगे, कंपटीशन मिला ब्रिटेन के प्रोडक्ट से, तो ऑब्वियसली इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत गिर गई। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि चेंज इन डिमांड आया, चेंज इन ट्रेंड आया, लोगों को वेस्टर्न स्टाइल कपड़े बहुत पसंद आने लगे, तो उन्होंने इंडियन कपड़ों को लेना ही छोड़ दिया। ऑब्वियसली अब हमें भी अगर कुछ ज़्यादा सस्ता मिलता है तो हम उसी को अपना फैशन, उसी को अपना ट्रेंड बना लेते हैं। तो वैसे ही इंडियन गुड्स के साथ हुआ। हाई कंपटीशन रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ इंडियन गुड्स डिमांड। दूसरी चीज़, एनकरेज्ड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन।
अब जितना लोगों ने डिमांड करा उतने ही लोगों को प्रोड्यूस चाहिए था, उतना ही ब्रिटेन को एनकरेजमेंट मिला कि वो लोग और ज़्यादा इंपोर्ट करें अपने फिनिश गुड्स यहाँ लाके, जिसका फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स को हुआ। इंडिया वहीं की वहीं रह गई, स्टैग्नेंट इकोनॉमी ही रह गई, वो उसकी डेवलपमेंट एक जगह रुक गई। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। सब चीज़ें, एग्रीकल्चरल सेक्टर बर्बाद, इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद। तो ब्रिटेन ने बहुत एक्सप्लॉइट करा हमारे इंडिया को। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे फॉरेन ट्रेड को ब्रिटिशर्स ने इफेक्ट किया। सो थैंक यू। If you found this useful, please like, share and subscribe our videos. Thank you.